हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम दो नए टॉपिक लेंगे। पहला टॉपिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम और दूसरा टॉपिक है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ओके, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम टॉपिक डिग्री ऑफ फ्रीडम से। ओके, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का डेफिनेशन पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे जिससे इसकी डेफिनेशन और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ओके, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ सिस्टम मीन्स यहाँ पे हम पार्टिकल को सिस्टम कह रहे हैं। ओके, या फिर सिस्टम की डेफिनेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सिस्टम मीन्स क्या होता है, दैट्स अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज़ अंडर और ऑब्जर्वेशन। यूनिवर्स का वो हिस्सा जो आपके ऑब्जर्वेशन में, उसे हम सिस्टम कहते हैं। तो अगर बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स मीन्स गैस को अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपके लिए गैस सिस्टम हुआ, लेकिन अगर आप किसी सिंगल इंडिविजुअल पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो दैट पार्टिकल विल बी योर सिस्टम। ओके, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ सिस्टम आर डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ओके, द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम कंप्लीटली। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम हम निकालते हैं किसी सिस्टम का, ओके, या फिर सिस्टम इन द सेंस कोई पार्टिकल का। ओके, तो व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ नथिंग बट जो भी टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स है या फिर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है उस सिस्टम की पोजीशन या फिर उसके कॉन्फ़िगरेशन को पूरी तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए जो भी नंबर ऑफ नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट या इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लगती है उसे ही हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। फिर से एक बार, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है वो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स या फिर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ जिसके ऊपर से हम अपने सिस्टम की पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करते हैं। ओके, तो उसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। तो सबसे पहले है डिग्री ऑफ फ्रीडम में हम पार्टिकल से रिलेटेड एग्जांपल देखने वाले हैं यहाँ पर। ओके, तो हमारे यहाँ पे सिस्टम मतलब हमारा पार्टिकल है। तो सबसे पहला एग्जांपल है, इफ़ अ मॉलिक्यूल इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, ओके, दैट इज़ वन डायमेंशन, ओके, देन इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम इज़ 1। ओके, तो अगर आपका पार्टिकल जो है उसे हमने रिस्ट्रिक्ट किया कि वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव हो, ओके, स्ट्रेट लाइन मीन्स वन डायमेंशन, तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगी हमारे पार्टिकल की वो रहेगी 1। ओके, वो रहेगी 1। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये पार्टिकल है, ओके, और ये अलोंग एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव हो रहा है। ओके, हियर मॉलिक्यूल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है। तो देन ओनली एक्स कोऑर्डिनेट एंड ओनली वन वेलोसिटी कंपोनेंट Vx will be sufficient to describe the location and motion of the along a straight line। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो पार्टिकल है वो मूव हो रहा है along the straight line। ओके, तो स्ट्रेट लाइन पर मूव होने के कारण इसकी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें बस एक्स कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, और हमें इसकी जो वेलोसिटी रहेगी वो रहेगी Vx। यहाँ पे जो वेलोसिटी रहेगी वो रहेगी सिर्फ Vx, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी जो मोशन है वो है अलोंग द एक्स एक्सिस। तो इस पार्टिकल की लोकेशन डिटरमाइन करने के लिए आपको एक्स कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी, ओके, दैट विल बी एक्स। ओके, और इसकी वेलोसिटी को डिटरमाइन करने के लिए या फिर इसकी मोशन को स्टडी करने के लिए आपको Vx की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 1। ओके, क्योंकि हमें बस एक ही सिंगल एक्सिस की ज़रूरत पड़ रही है इस पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, इफ़ अ मॉलिक्यूल इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू मूव इन अ प्लेन सरफेस। अगर हमारा जो मॉलिक्यूल है उसे हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि वो किसी प्लेन सरफेस के ऊपर मूव हो, प्लेन सरफेस में 2 डायमेंशन, देन वहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 2। ओके, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 2। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ये पार्टिकल है और ये प्लेन बना है हमारा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से मिलके। ये है हमारा प्लेन यहाँ पर पूरा। ओके, आप देख सकते हैं दैट्स अ प्लेन, ये है हमारा प्लेन यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर हमारा पार्टिकल मूव हो रहा है 2 डायमेंशन में। ओके, तो
सेम यहाँ पे इस पार्टिकल की जो पोजीशन है उसे डिफाइन करने के लिए हमें यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आपको इसकी मोशन को डिस्क्राइब करना है तो इसको आपको यहाँ पे वी एक्स और वी वाई ये दो वेलोसिटी के कंपोनेंट लगेंगे। ओके, तो अगर आपके पार्टिकल की वेलोसिटी समझ लीजिए वी है, तो इसकी वेलोसिटी को हम रिजॉल्व कर सकते हैं वी एक्स और वी वाई कॉम्पोनेंट पर। ओके, तो ये एक कॉम्पोनेंट हो गया और ये दूसरा कॉम्पोनेंट। ओके, ये चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में। नेक्स्ट वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है कि अगर आपका मॉलिक्यूल प्लेन सरफेस पे मूव रहा है तो हमें उसकी लोकेशन बताने के लिए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लगेगा, और उसकी वेलोसिटी या मोशन को स्टडी करने के लिए वी एक्स और वी वाई ये जो वेलोसिटी की कंपोनेंट है ये सफिशिएंट है वहाँ पे उसकी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। अब नेक्स्ट है यहाँ पर इफ़ अ मॉलिक्यूल इज रिस्ट्रिक्टेड टू मूव इन अ स्पेस दैट इज 3 डायमेंशन। अगर हमने हमारे मॉलिक्यूल को रिस्ट्रिक्ट किया कि वो स्पेस में मूव हो तो उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगी वो रहेगी यहाँ पे 3। उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगी वो रहेगी 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में कि यहाँ पे स्पेस बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक्स वाई और जेड एक्सिस का इस्तेमाल किया है। तो इन तीनों एक्सिस को मिला के यहाँ पे बनी हमारी स्पेस, और इसके अंदर हमारा ये पार्टिकल मूव हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे इस पार्टिकल की अगर आपको पोजीशन स्पेसिफाई करनी है तो आपको एक्स वाई और जेड एक्सिस की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आपको इस पार्टिकल की मोशन स्टडी करनी है तो आपको वी एक्स वी वाई और वी जेड इन कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी आपके पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। ओके, तो ये हो गया हमारे पार्टिकल के बारे में जो कि 3 डायमेंशन में मूव हो रहा है और उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3। तो आप देख सकते हैं इन तीनों एग्जाम्पल में कि हमें इस पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स लगे उससे ही हमने इस पार्टिकल की डिग्री ऑफ फ्रीडम को तय किया। जैसे इस पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट लगते हैं हमें, ओके, एक्स वाई जेड एक्सिस, तो दैट्स वाई इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम इज़ 3। ओके, यहाँ पे इस पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट लगते हैं, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगी 2, और यहाँ पे पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ 1 कोऑर्डिनेट की ज़रूरत है, तो दैट्स वाई डिग्री ऑफ फ्रीडम इज़ 1 ओवर हियर। ओके, तो बस फिर से एक बार देखते हैं डेफिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ सिस्टम, और यहाँ पे सिस्टम हमने पार्टिकल को कंसिडर किया है। ओके, द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ सिस्टम आर डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ओके, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स or independent quantities required to describe the position and configuration of the space completely। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम या फिर पार्टिकल मतलब क्या होता है कि ये वो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट है जिनकी हमें ज़रूरत है हमारे पार्टिकल की मोशन को या उसकी पोजीशन को पूरी तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए। ओके, देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो डेफिनेशन है आपकी क्लास में मैं इस लेवल पे बोल सकता हूँ कि इतना सफिशिएंट है, लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो कंसेप्ट यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो कंसेप्ट है वो एक्चुअली यहाँ पे बहुत इजी लग रही है, वो इजी भी है, पर दैट इट इज़ नॉट डीप ओवर हियर। यहाँ पे वो बहुत डीपली दी नहीं हुई है। ओके, क्योंकि अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम का अगर मैं आपको एक्स्ट्रा एग्जाम्पल बताऊँ कोई, तो नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ क्या है यहाँ पर, तो ऐसा समझ लीजिए कि अगर समझ लीजिए कि हमारे पास हम सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल लेंगे यहाँ पर। ओके, तो हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं। तो ओके, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। तो ये हो गया हमारा रिजिड सपोर्ट, ये हो गया हमारा यहाँ पे रिजिड सपोर्ट, ये हो गया हमारा वर्टिकल। ओके, और यहाँ पे है हमारा पेंडुलम। ओके, ये हो गया हमारे पेंडुलम का बॉब, ये हो गई लेंथ पेंडुलम की, ये होगी हमारे पेंडुलम की लेंथ। ओके, तो अगर मुझे यहाँ पे इस पेंडुलम की मोशन को डिस्क्राइब करना है तो मुझे बस एक ही फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत लगती है, वो है थीटा। यहाँ पर अगर मुझे थीटा पता है तो मैं अब इस पेंडुलम की पोजीशन फाइंड कर सकता हूँ। ओके, तो ये इसकी जो भी मोशन है इसको डिस्क्राइब करने के लिए थीटा ये सफिशिएंट
कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट इन द सेंस क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है जिसके मदद से मैं इस पेंडुलम की मोशन को डिस्क्राइब कर सकूं। तो यहाँ पे थीटा एक ही है, दैट थीटा इज ओनली सिंगल फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ हेल्पफुल टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ दिस पेंडुलम। सो दैट्स वाई यहाँ पे बस एक ही ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी मदद से हम पेंडुलम की मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो वैल्यू है उसे हम DOF करके लिखेंगे, दैट वैल्यू इज़ नथिंग बट 1। तो दैट्स अ लिटिल बिट, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा, ये ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके। बट आपको यहाँ पे इतना ही समझना है कि हमने यहाँ पे जो भी नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट इस्तेमाल किए, ओके, जैसे x एक्सिस, y x एक्सिस, x y z एक्सिस, उसके हिसाब से हमने और पार्टिकल की हम यहाँ पार्टिकल को कंसिडर किया और वहाँ से हमने हमारे पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब किया अलग अलग एक्सिस के हिसाब से। तो उसके हिसाब से हमने वहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम दी। पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की कंसेप्ट इतनी यहाँ पे जितनी दी हुई है इतनी सी नहीं है, थोड़ी बड़ी है, ओके, पर वो आपके सिलेबस में नहीं है, ओके। तो यू हैव टू रिमेंबर ओनली दिस कंसेप्ट, दिस एग्जाम्पल्स विच आई गिवन इन दिस लेक्चर, ओके। ओके, अब नेक्स्ट कंसेप्ट है डिग्री ऑफ फ्रीडम इज ओवर। अब दैट्स द सेम थिंग कि हमारा जो मॉलिक्यूल है जो स्पेस में है उसको उसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमें x y z एक्सिस लगेंगे, ओके, और उसकी वेलोसिटी को डिटरमाइन करने के लिए हमें vx vy vz इन कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी मदद से हम उसकी मोशन को स्टडी करेंगे स्पेस में। नेक्स्ट है यहाँ पर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ओके। सो व्हाट इज़ इक्विपार्टीशन, दैट्स इम्पॉर्टेंट थिंग। तो इक्विपार्टीशन छोड़िए, सिर्फ पार्टीशन के बारे में सोचते हैं, ओके। तो पार्टीशन का मतलब होता है बंटवारा या फिर डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना या फिर उसका बंटवारा करना, दैट इज़ नथिंग बट अ पार्टीशन। तो इक्विपार्टीशन मीन्स इक्वल, इक्विपार्टीशन मीन्स इक्वल पार्टीशन। तो किसी भी चीज़ का सरीखा बंटवारा करना उसी हम इक्विपार्टीशन कहते हैं। तो यहाँ पे हम इक्विपार्टीशन किसका कर रहे हैं, यहाँ पे हम इक्विपार्टीशन कर रहे हैं एनर्जी का। किसका इक्विपार्टीशन कर रहे हैं, हम इक्विपार्टीशन कर रहे हैं एनर्जी का, ओके। तो दैट्स वाई इट इज़ अ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो ये इस लॉ के हिसाब से हमें समझ में आता है कि एनर्जी का जो भी बंटवारा होता है या जो भी पार्टीशन होता है वो इक्वली कैसे होता है, ये हमें इस लॉ से समझ में आएगा। ये लॉ है, सबसे पहली बात ये आपको समझना होगा कि ये लॉ है, इसका मतलब ये जो चीज़ है ये नेचुरली एग्जिस्ट है, ओके। ये कोई इंसान की बनाई गई चीज़ नहीं है कि हाँ ये कुछ चीज़ इस तरीके से होती है तो हाँ ऐसे होती है, नहीं, ये ऐसा नहीं है। नेचर में आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है, दैट्स वाई इट इज़ अ लॉ। जैसे कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गया, न्यूटन ने उस लॉ को न्यूटन ने वो लॉ बनाया नहीं है, वो ऑलरेडी वो लॉ नेचर में अप्लीकेबल था। ऐसे नहीं कि जब न्यूटन ने कहा कि ग्रेविटी के कारण चीज़ें अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है तभी सारी चीज़ें अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होने लगी, ओके, ऐसा कुछ नहीं था। न्यूटन ने बस एक्सप्लेन किया उस लॉ को जो कि नेचुरली एग्जिस्टेंस में था। सेम ये भी लॉ है और ये लॉ नेचुरली एग्जिस्टेंस में है, ओके, एट अ माइक्रोस्कोपिक लेवल, ओके। माइक्रोस्कोपिक मीन्स एट एटम मॉलिक्यूलर लेवल पे आपको ये देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं हमारा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम उसको पता है फॉर अ सिंगल मॉलिक्यूल। अब हमारा मॉलिक्यूल है 3 डायमेंशन में, तो हमारा मॉलिक्यूल अगर 3 डायमेंशन में होगा तो वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट होंगे, ओके। कौन कौन से, Vx, ओके, Vy और Vz। तो ये 3 कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के, ओके। तो 3 कंपोनेंट वेलोसिटी के, तो काइनेटिक एनर्जी के भी 3 कंपोनेंट। तो यहाँ पे जो भी टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी हमारे मॉलिक्यूल की, जो मॉलिक्यूल कहाँ है 3 डायमेंशन में है, वो सम होगी उन काइनेटिक एनर्जी की जो कि ये जो पहली टर्म है, क्योंकि ये पहली टर्म है हमारे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरी टर्म इंडिकेट करती है हमारी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी अलोंग वाई एक्सिस, तीसरी टर्म इंडिकेट करती है हमारे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी अलोंग जेड एक्सिस। तो ये हो गई टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारे मॉलिक्यूल की। ये सिंगल मॉलिक्यूल की बात की हमने, ओके।
अब समझ लीजिए कि हमारी जो गैस है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, अब हम पूरी गैस कंसिडर कर रहे हैं, ओके। और अब हम निकालेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ओके। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके पहले के लेक्चर्स में, ओके। तो यहाँ पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी को हम कुछ इस तरीके से इंडिकेट करेंगे, ओके। ये एक ट्रायंगुलर ब्रैकेट, ओके, और जिसके अंदर हम काइनेटिक एनर्जी को रखेंगे। तो दैट ये जो टर्म है ब्रैकेट और ये काइनेटिक एनर्जी, ये पूरी मिला के इंडिकेट करती है एवरेज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। अगर इस टर्म में आपने समझ लीजिए डिस्प्लेसमेंट रख दिया तो वो होगा एवरेज डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे वेलोसिटी रख दी तो होगी एवरेज वेलोसिटी। तो ये जो सिंबल है ये मैथमेटिकल सिंबल कह सकते हैं आप, एवरेज को डिनोट करने के लिए, मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल भी, ओके। तो बस हमें यहाँ पर हर तरफ ये एवरेज लेनी है, ओके। तो यहाँ पे एवरेज ले ली तो ये हो गई एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिंगल गैस मॉलिक्यूल, ओके। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पर गैस मॉलिक्यूल। तो आप अपनी गैस में से कोई भी एक मॉलिक्यूल उठा लो, उसकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो ये रहेगी, ओके। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी मतलब कैसे निकालेंगे हम, जनरल फॉर्म में कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे सारे मॉलिक्यूल की वेलोसिटीज मेजर करेंगे, उसके बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे और फिर उसकी एवरेज लेंगे, ओके। सो उसे हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी करते हैं, उसे स्टैटिस्टिकली कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू व्हाट। अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर हम ले रहे हैं मॉलिक्यूल की, तो उसकी जो भी एवरेज काइनेटिक एनर्जी रहेगी, तो हम एवरेज लेंगे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग और जेड एक्सिस के अलॉन्ग। तो इन सारी एक्स वाई जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो भी काइनेटिक एनर्जी है उनकी भी एवरेज आएगी, ओके। एंड वो एडिशन मिला के भी आपको जो मिलेगी काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ओके। ओके, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, पर यूनिट मॉलिक्यूल का फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, जो कि है E/N इज इक्वल्स टू 3/2 kBT। यह है हमारी एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल का फॉर्मूला, ओके। तो यहाँ पे E है टोटल एनर्जी ऑफ द गैस, ओके, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो हमें मिली एवरेज एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल, ओके। सो बस अब ये हो गया हमारा इक्वेशन 2, ओके। तो ये भी एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ओके। एवरेज एनर्जी और एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम ही होता है, क्योंकि फॉर गिवन आइडियल गैस, ओके, जो भी एवरेज एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी, दैट इक्वल्स टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो होती नहीं। तो एवरेज एनर्जी इज इक्वल्स टू व्हाट, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो बस ये जो इक्वेशन 2 है, यहाँ पे एक और टर्म बढ़ा देंगे हम, इज इक्वल्स टू यहाँ पे लिख देंगे 3/2 kBT, कुछ इस तरीके से। तो एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी अलॉन्ग एक्स एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस, ओके, प्लस एवरेज काइनेटिक एनर्जी अलॉन्ग जेड एक्सिस इज इक्वल्स टू 3/2 kBT। अब यहाँ पर कोई प्रेफर्ड डायरेक्शन नहीं होती एक्स वाई जेड एक्सिस, ओके। तो यहाँ पे कोई प्रेफर्ड डायरेक्शन नहीं होती एक्स वाई जेड एक्सिस। तो हम क्या करेंगे कि जो भी काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पर टोटल एवरेज, तो इसका मतलब क्या होगी, ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इन तीनों एक्सिस के अलॉन्ग की जो भी काइनेटिक एनर्जी है, एक्स वाई जेड एक्सिस के अलॉन्ग की जो भी काइनेटिक एनर्जी है, उसके अलॉन्ग ये क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। सबसे पहली बात, इसका देयर इज़ नो प्रेफर्ड एक्स वाई जेड डायरेक्शन नहीं होती। इसका मतलब क्या होगा कि हम इन सारी वैल्यूज़ को लगभग सेम ही कंसिडर करेंगे, ओके। तो एवरेज वैल्यू अलॉन्ग एक्स एक्सिस, काइनेटिक एनर्जी की जो भी वैल्यू है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस और अलॉन्ग जेड एक्सिस, जो भी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है, इनको हम सेम ही कंसिडर करेंगे। तो अगर हमने इनको सेम कंसिडर किया, इनकी एडिशन की, समझ लीजिए यहाँ पे मैंने वी एक्स पुट कर लिया हर जगह, क्योंकि वी एक्स इज इक्वल्स टू वी वाई इज इक्वल्स टू वी जेड, कुछ इस तरीके से रख दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो टर्म है यहाँ पे आएगी 3/1/2 mv(x²), ओके। वहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा, ओके। 3 कैंसिल होने के बाद हमें कुछ इस तरीके का, ये जो प्रोसीजर है हम y के लिए भी रिपीट कर सकते हैं, z के लिए भी रिपीट कर सकते हैं, तो हमेशा हमें सेम ही आंसर मिलेगा। तो इसी के कारण हमें
इस प्रोसीजर को रिपीट करने के कारण, ये जो भी प्रोसीजर मैंने यहाँ पे बताई आपको कि यहाँ पे प्रेफर्ड डायरेक्शन न होने के कारण हम सारी जो भी काइनेटिक एनर्जी है हर डायरेक्शन में, इन सारी काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड को लगभग सेम ही कंसिडर करते हैं। तो इसी के कारण उस कंसिडरेशन से हमें ये रिजल्ट मिलेगा कि जो भी काइनेटिक एनर्जी अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, काइनेटिक एनर्जी अलॉन्ग वाई एक्सिस है और काइनेटिक एनर्जी अलॉन्ग जेड एक्सिस है, वो बराबर रहेगी 1/2 kBt के। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1/2 kBt टोटल एनर्जी है गैस की 3/2 kBt, और एक एक्सिस के अलॉन्ग एक्स हो, वाई हो या फिर जेड हो, उनके उस एक्सिस के अलॉन्ग जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो है 1/2 kBt। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो टोटल एनर्जी है हमारे गैस की वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई है या उसका पार्टीशन हो गया है इक्वली अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ओके, अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड अलॉन्ग जेड एक्सिस। ओके, तो बस यही दिया हुआ है यहाँ पे कि thus the mean energy associated with every component of translation kinetic energy which is a quadratic in a velocity component x y z direction is 1/2 kBt। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो भी मीन एनर्जी एसोसिएट है, कोई भी कंपोनेंट ले लीजिए, x ले लीजिए, y ले लीजिए, z लीजिए, किसका कंपोनेंट, आपकी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं हम, क्योंकि ये ट्रांसलेशन काइनेटिक इसलिए बोला है क्योंकि हमारा मॉलिक्यूल अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन मूव हो रहा था, ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट्स अ ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो भी कंपोनेंट है, ओके, पर कंपोनेंट कैसा है जिसमें कि क्वाड्रेटिक टर्म है वेलोसिटी की, क्वाड्रेटिक मीन्स स्क्वायर टर्म, ओके, तो यहाँ पे भी वेलोसिटी की स्क्वायर टर्म है, यहाँ पे भी वेलोसिटी की स्क्वायर टर्म है और यहाँ पे भी वेलोसिटी की स्क्वायर टर्म है, तो उसे हम क्वाड्रेटिक टर्म बोलते हैं। तो ये जितनी भी टर्म्स है हमारी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, इन सब के अलॉन्ग जो एनर्जी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, या फिर यहाँ इसमें से कोई भी कंपोनेंट ले लीजिए आप, उसके अलॉन्ग जो भी हमारी एनर्जी रहेगी वो रहेगी 1/2 kBt। ओके, तो इसी के कारण हमारी टोटल ट्रांसलेशन एनर्जी जो आएगी, ओके, तीनों एक्सिस को मिला के वो आएगी 3/2 kBt। ओके, तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ओके, कि यहाँ पे जो भी हमारी टोटल एवरेज काइनेटिक एनर्जी है हमारे मॉलिक्यूल की, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई है एक्स, वाई और जेड एक्सिस के अलॉन्ग, ओके, इक्वली। तो यहाँ पे क्या हुआ, एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली और एनर्जी का पार्टीशन हुआ इक्वली इन अलॉन्ग एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। ओके, सो दैट इज़ नथिंग बट लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। अब जो भी हमने आगे पढ़ा है उसका ही हम थोड़ा मतलब उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, द मीन एनर्जी एसोसिएट विद एवरी कंपोनेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो जो भी मीन एनर्जी एसोसिएट होती है, कोई भी कंपोनेंट ले लीजिए, ओके, किसका, काइनेटिक एनर्जी का। अब यहाँ पे हमने ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी लिया था, तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा ट्रांसलेशन ही हो, वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, वो वाइब्रेशनल भी हो सकती है या इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकती है। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी की ये टाइप है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ओके, तो फिर से एक बार, तो जो भी मीन एनर्जी होती है एसोसिएट होती है किसी भी कंपोनेंट के साथ काइनेटिक एनर्जी के, ओके, और विच इज़, वो टर्म कैसी है, ओके, दैट टर्म इज़ लाइक व्हाट, वो टर्म है क्वाड्रेटिक मीन्स उसमें एक स्क्वायर टर्म है, ओके, स्क्वायर टर्म ऑफ व्हाट, वेलोसिटी की। ओके, देख सकते हैं आप यहाँ पे वी एक्स स्क्वायर है, वेलोसिटी का स्क्वायर है, यहाँ पे वी वाई का स्क्वायर है, वेलोसिटी का स्क्वायर, वी जेड का स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर है। तो वो जो भी मीन एनर्जी उससे एसोसिएट होती है, ओके, उस कंपोनेंट से एसोसिएट होती है काइनेटिक एनर्जी के, ओके, जिसमें एक स्क्वायर टर्म है वेलोसिटी की, वो होती है 1/2 kBt, और यही है हमारा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ओके, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इस टॉपिक में तो आप कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो अभी हमने जो भी एक्सप्लेनेशन पढ़ा उसमें हमने सिर्फ मॉलिक्यूल कंसिडर किया जो कि ट्रांसलेशन मोशन में था। तो ये जो भी एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ा है अभी, वो एक्सप्लेनेशन अप्लाई होता है मोनो एटॉमिक गैस को। सो देयर आर टाइप्स ऑफ गैसेस, ओके, विच आर बेसिकली बेस्ड ऑन, ओके, दैट टाइप्स ऑफ गैसेस आर बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। तो स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल मीन्स व्हाट, अगर आपके मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही एटम है, ओके,
तो आपकी गैस होगी मोनो एटॉमिक गैस। अगर उसमें 2 एटम है तो होगी डायटोमिक गैस। ओके, 2 से ज़्यादा है दैट विल बी पॉली एटोमिक, 3 4 5 तो दैट विल बी पॉली एटोमिक गैस। बट मोनो एटोमिक, ओके, तो सिंपल सी बात है, आप सोच रहे होंगे आपकी मोनो एटोमिक, मोनो अगर कोई गैस है, गैस का मॉलिक्यूल है, ओके, अगर उस मॉलिक्यूल सिर्फ सिंगल एटम से बना हुआ है, ओके, दैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ व्हाट, सिंगल एटम, तो उसे हम मॉलिक्यूल कैसे कहेंगे? देखिए, मॉलिक्यूल का डेफिनेशन है सेट ऑफ एटम, और सेट के अंदर एक एटम भी रह सकता है, तो दैट विल ऑल्सो कॉल्ड एज अ मॉलिक्यूल। ओके, so that's why it is called as a monoatomic. okay, मोनोएटोमिक मॉलिक्यूल। अब मोनोएटोमिक मॉलिक्यूल के एग्जाम है आपकी जितनी भी नोबल गैसेस है, जैसे कि ऑर्गॉन हो गया, ओके, नियॉन हो गया, ओके, या फिर जेनॉन हो गया, ओके, तो ये जितनी भी आपकी इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस है, ये सारी एग्जाम्पल है मोनोएटोमिक गैसेस का। तो जितनी भी मोनोएटोमिक गैसेस होती हैं, ओके, उनके जो भी उनमें जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स में बस सिंगल एटम होता है, सिंगल एटम इज देयर। ओके, दैट्स व्हाई दैट गैसेस आर कॉल्ड एज मोनोएटोमिक गैस। और मोनोएटोमिक गैसेस में आपको बस ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ही देखने को मिलेगी। ओके, मोनोएटोमिक गैस में आपको बस ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ही देखने को मिलेगी, वहाँ पे आपको रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक नहीं देखने को मिलेगी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपको देखने को मिलेगी डायटोमिक में। ओके, तो उसके बारे में तो हम आगे पढ़ेंगे। वाइब्रेशनल भी होती है डायटोमिक में, तो दैट विल बी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ लेक्चर। ओके, दैट पार्ट विल बी डिस्कस इन अ नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। ओके, ओके, तो आज जो टॉपिक हम पढ़े वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। That's it for today. Thank you.